बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान में रिवीजन चल रहा है। इसमें हम आप लोग को अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रहे हैं, जिसको कि आप लोग को कैसे लिखना है, जितना कहा जाता है उतना ही लिखना है। जैसे 2 नंबर का है तो 2 नंबर में हमको ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ जितना पूछना है उतना ही लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि वणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो वणिकवाद जो विचारक थे उन्होंने कहा कि सोने चांदी की प्राप्ति के विकास का आधार मानते हैं, जिसमें विलियम पैटी ने भी लिखा है कि व्यापार जो है अंतिम और महानतम परिणाम धन नहीं बल्कि सोना चांदी और जवाहरात की प्रमुखता है, जो नष्ट नहीं होते हैं और समय के और स्थान में प्रयुक्त किया जाता है, उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। फिर राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है, लिखिए। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है 1 वर्ष में की जाती है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये उत्पादित वस्तुओं और मौद्रिक मूल्यों को जोड़कर की जाती है। फिर मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है। तो जो मानव विकास सूचकांक के निर्माण के जीवन के 3 आवश्यक मूलभूत घटक हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। पहला घटक है लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन मृत्यु का जो अंतराल है वो। फिर वयस्क साक्षरता का दर और नामांकन अनुपात। फिर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। इसके आधार पर हम मानव विकास सूचकांक की गणना करते हैं। फिर विश्व बैंक के अनुसार जो है विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए है प्रति व्यक्ति आय जो है 4,53,000 होनी चाहिए, वह भी कैसे, प्रति वर्ष। और यहाँ पर जबकि राष्ट्र जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो 37,000 रुपए है वह प्रति वर्ष है, तो उससे कम है तो इसे विकासशील राष्ट्र माना जाता है। यदि इतना है तो 4,53,000 है तो वह विकसित राष्ट्र के अंतर्गत माना जाएगा, और यदि 37,000 है तो विकासशील राष्ट्र के अंतर्गत माना जाता है। फिर आर्थिक विकास के माप की प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं। इसमें राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, आर्थिक कल्याण है और सामाजिक अभिसूचक है। फिर इसके बाद है वणिकवाद से क्या आशय है। वणिकवाद से आशय उस आर्थिक विचारधारा से जिसमें कि 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के राष्ट्रों में जो लोकप्रिय रही है, मतलब आर्थिक जो विचारधारा है उसको हम वणिकवाद कहते हैं। फिर आर्थिक कल्याण क्या है। आर्थिक कल्याण वह है जो सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसमें मुद्रा के मापदंड से प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। क्या है, जो मुद्रा के मापदंड से प्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके उसे सामाजिक कल्याण या आर्थिक कल्याण कहा जाता है। फिर नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध संसाधनों द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य को जो निर्धारित किया जाता है उसे प्राप्त करने की कोशिश किया जाता है, उसे प्राप्त करने को नियोजन कहा जाता है। यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो योजना अनुसार कार्य करते हैं, या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एक योजना बनाकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसे नियोजन कहा जाता है। फिर शिशु मृत्यु दर क्या है। 1 वर्ष की आयु से पहले शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ये आप लोग को ध्यान है, 1 वर्ष की आयु से पहले यदि मृत्यु हो जाती है तो वह शिशु मृत्यु दर कहलाती है। फिर क्षेत्रीय असंतुलन से क्या आशय है। क्षेत्रीय असंतुलन वह है जैसे उद्योगों का केंद्रीकरण है हो जाता है और अन्य क्षेत्र जो है पिछड़े रह जाते हैं, तो यह क्षेत्रीय असंतुलन कहलाता है। मतलब एक क्षेत्र जो है विकसित है और दूसरा क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है। फिर केंद्र सरकार ने काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन से अधिनियम बनाया है। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। फिर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम रोजगार दिया जाता है। जो अकुशल मानव श्रम जो होता है उसे श्रम का रोजगार दिया जाता है। फिर रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल आवेदकों में कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें है 1/3 महिलाओं को। और जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है, तो यह ग्राम पंचायत के समक्ष होती है। फिर आवेदक की न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान कब किया जाता है। तो 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार न होने की स्थिति में जनपद स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है। तब परिवहन व्यय हेतु आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का 10% जो है अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। फिर बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है। काम मांगने के 15 दिन तक अगर उसे काम ना मिले तो उसे बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होती है और उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। फिर सामुदायिक विकास मूलक कार्यों के लिए योजना का नाम बताइए। तो नहर
तो यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम मजदूरी क्या है। न्यूनतम मजदूरी कृषि श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत मजदूरी जो निश्चित की गई है वह है। फिर कार्यक्रम अधिकारी से क्या आशय है। जो कार्यक्रम अधिकारी है वह स्कीम की कार्यान्वित करने के लिए धारा 15 की उपधारा 1 के अधिक जो अधिकारी को नियुक्त किया जाता है वह अधिकारी से होता है। फिर आईसीआई बैंक जो है वह निजी क्षेत्र का बैंक है। वस्तु विनिमय क्या है। जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, प्राप्त करना, उसे अदला बदली जो की जाती है उस वस्तु विनिमय कहते हैं। मुद्रा क्या है। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तु सेवाओं खरीदने के लिए ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार किया जाता है। पत्र मुद्रा क्या है। पत्र मुद्रा जो कागज से बनी हुई होती है या केंद्र सरकार द्वारा साख के आधार पर जारी किया जाता है वह पत्र मुद्रा कहलाता है। विदेशी विनिमय से क्या आशय है। एक राष्ट्र की मुद्रा के बदले दूसरे राष्ट्र की मुद्रा प्राप्त करना विदेशी विनिमय कहलाता है। फिर यहाँ पर देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक क्रियाओं में सहयोग करता है क्या कहलाता है। वह द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। कार्यशील जनसंख्या व्यावसायिक वितरण का प्रतिशत किस प्रकार होता है। तो उसके लिए व्यावसायिक जो कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण प्रतिशत बढ़ता रहता है। फिर यहाँ पर है उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसमें कृषि और उद्योग संचालन सहायक पहुंचाता है। इसमें तृतीयक कृषि क्षेत्र एवं उद्योग संचालन में सहायता पहुंचाता है। और डॉक्टर, शिक्षक, धोबी, नाई ये सब कौन से उसमें आते हैं। तो ये तृतीयक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। फिर सेवा क्षेत्र जो है गतिविधियों वस्तुओं के स्तर पर सेवाओं का सृजन जो करता है वह सेवा क्षेत्र कहलाता है। फिर यहाँ पर आर्थिक प्रणाली का संचालन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। तो मूल यंत्र के द्वारा होता है जिसमें कि अर्थव्यवस्था की मांग तथा पूर्ति शक्तियों से है। फिर समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों का अधिकार किसका अधिकार होता है। इसमें सरकार या समाज के पास होता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था किन दो आर्थिक प्रणालियों का मिश्रण है। जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी और समाजवादी आर्थिक प्रणाली का मिश्रण है। फिर भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पत्ति के साधनों में किसका अधिकार होता है। इसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार का नियंत्रण होता है। फिर वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं। जो वस्तु या सेवा खरीदता है वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। उपभोक्ता शोषण से आशय वह है जब उपभोक्ताओं को कम वजन में तौलना, अधिक कीमत वसूलना, दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना, इस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण है। शोषण दो प्रकार से होती है, ऊंची कीमत के द्वारा और मिलावट व अशुद्धता के कारण। सिनेमा की टिकट की निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचना क्या कहलाता है। टिकट की कालाबाजारी कहलाती है जिसको उपभोक्ता शोषण भी के अंतर्गत आता है। फिर वस्तु के संबंध में सीमित जानकारी प्राप्त होने का क्या परिणाम है। वैश्वीकरण के इस युग में बाजार के अनेक उत्पादों से भरा पड़ा होता है जिसमें उत्पादक उत्पादन करने हेतु स्वतंत्र है और गुणवत्ता मूल्य की निर्धारण के लिए निश्चित नियत जो है वह नियम जो है वह नहीं होते हैं। जिसमें मूल्य, गुण, संरचना, प्रयोग की शर्तें जो है वह क्रय नियम आदि उपयुक्त जो है पूरी जानकारी का अभाव होता है जिसके कारण कि उपभोक्ता जो है गलत चुनाव करके अपना आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं। फिर एकाधिकार क्या है। एकाधिकार से आशय वह है कि किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण पर किसी एक उत्पादक या एक उत्पादक समूह का अधिकार होता है वह एकाधिकार कहलाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर वर्ष 1991 में पूर्व भारत विदेशी व्यापार की नीति क्या थी। तो उस समय आयातों पर नियंत्रण रखा गया और उसके साथ अनिवार्य वस्तुओं की जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम की मुख्य रूप से आयात किया गया। इस तरह से विदेशी प्रतियोगिता से बचाए रखने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाया गया था। फिर एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है। इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। फिर वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ होता है। वैश्वीकरण से लाभ जो है समाज के सभी उपभोक्ता वर्गों को नहीं मिल पाता, जिसमें समाज के शिक्षित, कुशल और संपन्न उपभोक्ता वर्ग लोगों को ही वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वाधिक और सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत जो अशिक्षित और निर्धन उपभोक्ता वर्ग जो रहता है उसको लाभ का हिस्सा नहीं मिल पाता है। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक